नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा से आचार्य इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में पूर्व में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी जैसे शासकों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुगल कालीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद अकबर का पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का माना गया है, क्योंकि मोहम्मद अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं संघर्ष का ब्यौरा काफ़ी बड़ा है। इसलिए इस संपूर्ण अध्याय को हम लोग सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। आज हम प्रथम भाग या जिसको भाग 1 कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें किस प्रकार अकबर का राज्यारोहण होता है, किन परिस्थितियों में वो शासक बनता है और उसके बाद किस प्रकार से संघर्ष करके अपनी सत्ता का या अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसमें कुछ भाग आज हम भाग प्रथम में देखने का प्रयास करेंगे और बाकी जो अन्य उपलब्धियां हैं अकबर की, उसको हम अगले भाग 2 में चर्चा करेंगे। अकबर के राज्याभिषेक के बारे में यदि चर्चा की जाए तो पूर्व में जैसा कि आपको बताया गया है कि शेरशाह सूरी शासन कर रहा था। हालांकि उससे पहले मुग़ल सत्ता शासक हुमायूं के हाथ में थी, जो कि अकबर के पिता थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने उन्हें आगरा से अपदस्थ कर दिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। शेरशाह की मृत्यु होती है, उसके बाद उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों में बढ़ता है धीरे धीरे। पहले शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह रहता है और उसकी मृत्यु के उपरांत शेरशाह का साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो जाता है। विशेष बात यह थी कि ये सभी एक दूसरे पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं और आपस में संघर्षरत रहते हैं। इस राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठा करके हुमायूं मच्छीवाड़ा तथा सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूर को पराजित कर देता है और दिल्ली तथा आगरा पर 1555 ईस्वी में पुनः अधिकार कर लेता है। लेकिन 27 फरवरी 1556 ईस्वी में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियाँ उतरते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वहाँ से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब में गुरदासपुर के समीप रह रहा था और केवल 14 वर्ष का था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अकबर को उस समय शासक बनाना या शासक बनना आवश्यक हो गया था और इस समय अकबर का गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में कालानौर नामक स्थान है, जहां पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक हो जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर होता है या अकबर का राज्याभिषेक कब होता है या उस समय उसकी अवस्था कितने वर्ष की थी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखे जाने योग्य बात है कि अकबर का राज्याभिषेक गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में कालानौर नामक स्थान पर होता है और 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है और उस समय अकबर की आयु केवल 14 वर्ष की होती है। अकबर का
यदि जन्म देखें तो उमरकोट के राणा वीरसाल हैं, उनके यहाँ पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म होता है और इनका जो जन्म तिथि है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में है। तो अकबर की माता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी और अकबर का जो जन्म है वो उमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था और जन्म दिनांक 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी है। जब अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है तब अकबर के समक्ष कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां आती हैं। उन प्रारंभिक कठिनाइयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य के संदर्भ में कठिनाइयां थी कि उसका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट करके रह गया था। जैसे अकबर का केवल पंजाब के कुछ भाग का नाम मात्र का शासक था। दिल्ली और आगरा सूरवंश के आदिल शाह के जो सेनापति थे हेमू, उसने अधिकार कर रखा था और हेमू के बारे में ये कहा जाता है कि प्रथम हिंदू शासक था जो कि दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठा था मुगल काल में। तो ये विशेष रूप से परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि प्रथम हिंदू शासक जो कि दिल्ली आगरा की गद्दी पर बैठा था मुगल काल में वो हेमू था। पंजाब में भी सिकंदर सूर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और वो अकबर के सत्ता के लिए चुनौती था। शेष प्रांत भी स्थानीय शासकों के अधीनता में स्वतंत्र होते जा रहे थे। अकबर ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए और मुगल वंश की पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास किए वो विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अकबर क्योंकि इस समय काफ़ी छोटी अवस्था में थे, तो ये जो प्रयास किए गए पुनर्स्थापना के वो उनके संरक्षक बैरम खां के द्वारा किए गए, जो कि वजीर भी था, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था और मुगल वंश की पुनर्स्थापना में उसका विशेष योगदान रहा है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें मुगल सेना हेमू को पराजित कर देती है। इस प्रकार से दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। शाहकुली महरम हेमू को पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। सिकंदर सूर को भी 1557 ईस्वी में आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जाता है, यानी पंजाब के क्षेत्र में भी साम्राज्य विस्तार हो जाता है अकबर का। मोहम्मद आदिल शाह बंगाल के गवर्नर से लड़ता हुआ मुंगेर या बिहार नामक स्थान पर मारा जाता है और इब्राहिम को उड़ीसा में शरण लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार देखें तो पानीपत के युद्ध के उपरांत 2 वर्षों के अंदर ही शेरशाह का ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है जो कि अकबर के प्रभुत्व को या अकबर के प्रभुसत्ता को चुनौती दे सके। और शासन काल के प्रारंभिक 2 वर्षों में बैरम खां अपने संरक्षक की सहायता से अकबर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कर देता है। बैरम खां से मुक्ति। हालांकि अकबर बैरम खां के सहयोग से ही मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कर पाया था, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा होता जाता है वह स्वयं के निर्णय लेना चाहता है और अपने तरीके से शासन करना चाहता है, लेकिन बैरम खां कई बार उसके उलट निर्णय लेता था। इस कारण अकबर जैसे जैसे वयस्क होता गया उसे बैरम खां का संरक्षण अखरने लगा और कई मुगल दरबार के जो अन्य दरबारी थे वो भी बैरम खां के विरोधी थे। एक प्रमुख कारण तो ये भी था कि बैरम खां शिया मुसलमान था, जबकि अन्य जो दरबारी वगैरह थे उनमें अधिकांशतः सुन्नी मुसलमान थे और वे बैरम खां को हटाना चाहते थे। तो विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर 1560 ईस्वी में बैरम खां को अपने पद से हटा दिया गया और मुगल अधिकारियों के व्यवहार से परेशान होकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, लेकिन बैरम खां के विद्रोह का दमन कर दिया गया। दिलवाड़ा के मैदान में उसको पराजित कर दिया गया। उसके उपरांत भी बैरम खां को कोई सजा ना देकर अकबर ने उसकी पुरानी स्वामी भक्ति और पुराने कार्यों को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ प्रस्ताव दिए कि या तो वो कोई क्षेत्र के गवर्नर के रूप में कार्य कर ले या कोई दरबार में कोई अन्य पद ले ले या फिर मक्का चला जाए। तो बैरम खान ने इस समय मक्का चले जाने का निर्णय लिया और
जब रास्ते में वह मक्का के रास्ते में जा रहा था तो मुबारक खां नाम के एक व्यक्ति ने एक व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण पाटन या गुजरात के समीप उसकी हत्या कर दी। मुबारक खां वो व्यक्ति था जिसके पिता को पानीपत के युद्ध में बैरम खां ने हत्या कर दी थी, जिसके पिता की। इस कारण वो व्यक्तिगत रूप से बैरम खां को दुश्मन समझता था और अवसर प्राप्त होते ही उसने मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी पाटन या गुजरात क्षेत्र में। बैरम खां की मृत्यु के उपरांत अकबर ने विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम इस दृष्टि से उसने मालवा का विजय अभियान किया, जिसमें 1561 ईस्वी में आदम खां जो अकबर की जो धायमा थी जिसका नाम महम अनगा था, उसके पुत्र थे। आदम खां की अध्यक्षता में मुगल सेना भेजी गई और मालवा के तात्कालिक शासक बाज बहादुर को पराजित कर दिया। बाज बहादुर ने इस समय भाग करके खानदेश के राजा के यहाँ पे शरण ली। लेकिन 1562 ईस्वी में जो मुगल गवर्नर जो मालवा में नियुक्त किया गया था, मुल्ला पीर मोहम्मद, उसके अत्याचार के कारण मालवा में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह का फायदा उठाकर बाज बहादुर ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में पुनः एक शक्तिशाली सेना भेजी, जिसने बाज बहादुर को पराजित किया और अकबर के शासनकाल के 15 वर्षों में उसने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके उपरांत चुनार पर अधिकार का निर्णय लिया गया अकबर के द्वारा। आदिल शाह सूर के बेटे शेर खां ने 1561 ईस्वी में जौनपुर पर आक्रमण किया था। मुगल गवर्नर खान जहां के द्वारा वो पराजित कर लिया गया और 1561 ईस्वी में आसिफ खान ने चुनार पर अधिकार कर लिया। आमेर के राजा के संदर्भ में आमेर के राजा की अधीनता इस प्रकार से थी कि आमेर के उस समय आमेर का शासक भारमल हुआ करता था और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के समय 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधा की शादी भी अकबर के द्वारा कर दी थी। अकबर ने राजा भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इस प्रकार से एक मित्रतापूर्ण वैवाहिक संबंध आमेर के राजा के साथ अकबर ने किया, जो कालांतर में उसके लिए काफ़ी सहयोगी भी रहा, क्योंकि उसको मान सिंह के रूप में काफ़ी विश्वास पात्र और योग्य सेनापति प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत गोंडवाना और चित्तौड़ के क्षेत्र पर भी अधिकार किया। गोंडवाना में 1564 ईस्वी में आसिफ खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी गई। उस समय वहां पर गढ़कटंगा के तात्कालिक अल्पवयस्क शासक था वीर नारायण का शासन था और उसकी संरक्षिका दुर्गावती थी, जो कि काफ़ी बहादुर महिला थी। और दुर्गावती के बारे में इतिहास में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ मिलता है कि दुर्गावती ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन कालांतर में उसे पराजित होना पड़ा। इस प्रदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। सितंबर 1567 ईस्वी में अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के दुर्ग पर भी घेरा डाला और कड़े संघर्ष के बाद उस पर भी अधिकार कर लिया। वहां का शासक उदय सिंह था, जो कि अरावली की पहाड़ियों में भाग गया था। और इसी युद्ध में प्रसिद्ध सिसोदिया राजपूत वीर जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया का नाम काफ़ी प्रमुख रूप से आता है, जो कि शहीद हो गए थे। और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर के अकबर ने उसकी स्मृति में आगरे के किले के दरवाजे पर उनकी मूर्तियां भी स्थापित की थी। रणथंभौर की विजय। इसके उपरांत अकबर ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान किया, जिसमें मुगल सेना ने रणथंभौर के किले पर घेरा डाल दिया और रणथंभौर के शासक राजा सुरजन राय तथा अकबर के बीच
संधि हो गई। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने 2 बेटों रंड और भोज को अकबर की सेवा में उसकी दरबार में भेज दिया। कालिंजर, मारवाड़ और गुजरात की विजय। 1569 ईस्वी में रीवा के राजा रामचंद्र को कालिंजर का दुर्ग समर्पित करने के लिए बाध्य किया गया। 1770 ईस्वी में अकबर ने नागौर की यात्रा की। उस समय बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों ने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां को पराजित किया और मिर्जा अजीज कोका को वहां पर अपना गवर्नर नियुक्त किया। इस प्रकार अकबर ने अपने साम्राज्य को, जो कि एक छोटा सा, जब वो राज्याभिषेक हुआ था तब केवल पंजाब के छोटे से क्षेत्र में राज्य था, उसको अपना साम्राज्य का विस्तार किया और तत्कालीन जो भी बड़े बड़े आसपास के शासक थे उन सबको अपनी अधीनता स्वीकार कराई, वैवाहिक संबंध किए, मित्रता की, संधियां की और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए और सही कूटनीति का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब उसके उपरांत कुछ और क्षेत्र थे जहां पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो उसकी युद्ध संबंधी उपलब्धियों में हम देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य उपलब्धियां थी अकबर की, जिनके कारण से अकबर को अकबर महान की संज्ञा भारतीय इतिहास में दी जाती है और मुगल वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक के रूप में अकबर की पहचान होती है। इसी आधार पर हमने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा है। तो अगले अध्याय में हम इसको आगे निरंतर रूप से आगे बढ़ाकर जो उसकी युद्ध संबंधी उपलब्धियां जो अभी हम नहीं कवर कर पाए हैं उसको अगले भाग में देखेंगे और उसकी अन्य उपलब्धियों के बारे में भी विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।